नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज के एपिसोड में विशेष वार्ता होगी। हमारे साथ एक गेस्ट रहेंगे। आपका नाम है श्री R.K. वर्मा। शुरुआत से पूर्व उनका आपको थोड़ा परिचय देते हैं। आप लेखक एवं संकलनकर्ता प्राविधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं एवं मूलतः विद्युत व शासकीय सेवा से अवकाश प्राप्त भी हैं। आपका एजुकेशन से विशेष लगाव रहा है तथा एजुकेशन के प्रचार एवं प्रसार में विशेष रुचि भी है, परंतु शासकीय सेवा के दौरान कुछ समस्याओं एवं समयाभाव के कारण इस दिशा में कोई विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन उनकी इस क्षेत्र में अभी तक इच्छा शांत नहीं हुई है। अवकाश प्राप्ति के बाद आपकी इच्छा शक्ति जागृत होकर सकारात्मक दिशा की तरफ बह रही है। फलस्वरूप आपकी इसी वर्ष 2020 के दौरान प्रथम कृति कर्मणा नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद वाचा भी आई। मनसा पुस्तक अभी प्रकाशन में है, यानी कि हम कह सकते हैं उनके 3 संकलन मनसा, वाचा, कर्मणा, यह रचनाएं जल्द ही आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। कुछ अन्य रचनाएं भी आपकी प्रकाशित हो रही हैं, जिसके बारे में हम विशेष वार्ता करेंगे। आप वर्तमान में लखनऊ में रह रहे हैं और मूल रूप से बलिया जनपद के रहने वाले हैं। सर, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, कि आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो के लिए दिया। सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे, आप लेखन कार्य में हैं। आपने मनसा, वाचा, कर्मणा 3 पुस्तकें लिखी हैं। हमारे दर्शकों को उन पुस्तकों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाएं। ये पुस्तकें मूलतः जो है मेंटल हेल्थ पर है। जी। आप किसी परिस्थिति का कैसे सामना करेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे हल निकालेंगे और परिस्थितियों को किस तरह से आप जो है संभालेंगे, इस बारे में ये किताबें हैं। और ये किताबें जो हैं विदेशों के बहुत राइटरों के उसमें रिसर्च और तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये किताबें बड़ी काम की हैं, मेंटल हेल्थ पर हैं कि आपकी सोच कैसे बदलेगी, आपकी सोच सकारात्मक कैसे होगी, इस बारे में ये किताबें लिखी गई हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक मोटिवेशनल टाइप में ये पुस्तकें हैं। हाँ, मोटिवेशनल टाइप में ये पुस्तकें। हमारी पड़ताल के अनुसार आप लेखन और प्रशासनिक कार्यों के अलावा, प्रशासन में आप पहले रहे, रिटायर हुए, फिर लेखन में आए, लेकिन के साथ साथ आप राजनीति भी कर रहे हैं। आखिर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा मानना ये है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और बिना लेखन के न सामाजिक कार्य हो सकता और नहीं राजनीति किया जा सकता। इसलिए लेखन का अगर सामाजिक काम को भी निकाल दें तो राजनीति में उसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए लेखन हमारे लिए कहीं आड़े नहीं आता और लेखन जो है हमारे लिए सहायक ही होता है। आप जन अधिकार पार्टी में रहे, इसके बाद सम्यक पार्टी। आखिर सम्यक पार्टी ही आपने क्यों चुनी? सम्यक पार्टी इसलिए चुनी कि जन अधिकार पार्टी में मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा था किसी कारणवश। और मेरा ये मानना है कि जब मैं किसी भी संस्था में पूरी लगन के साथ काम करने का आदी रहा हूँ जी, इसलिए मैंने जन अधिकार छोड़ दिया और मैं सम्यक में आ गया, क्योंकि सम्यक पार्टी के अध्यक्ष महोदय का काफ़ी आग्रह था पार्टी में आने के लिए। जी जी। तो मैंने सोचा कि पार्टी ठीक काम कर रही है और पार्टी के सिद्धांत भी सही हैं, क्योंकि इसमें न वंशवाद है, न जातिवाद है और न ही किसी प्रकार का किसी तरह का कोई जो है व्यतिक्रम है, एक तरह से कह लीजिए। तो इसलिए मैं सम्यक में आ गया। आपने राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और वर्तमान की राजनीति भी देख रहे हैं। आपका राजनीति को लेकर क्या आकलन रहा है? पहले राजनीति में सकारात्मकता बहुत थी, पॉजिटिविटी बहुत थी जी। अब राजनीति जो है निगेटिव हो रही है। तो निगेटिव राजनीति जो है वो किसी तरह से देश हित में नहीं है। पहले की राजनीति में आप देखे होंगे कि बहुत सारे काम हुए हैं। जब देश में गुलामी से आज़ाद हुआ है उस समय 10 से 12% ही शिक्षा थी देश के अंदर। देश के अंदर कोई भी क्या कहते हैं वो प्रोडक्शन, जिसको कह लीजिए कि किसी तरह का कोई निर्माण होता था, सब विदेशों से आता था। तो उसमें काफ़ी काम हुआ और काफ़ी समायोजन होता था। एक दृष्टांत आपको बताएं, नेहरू, गांधी और पटेल जी का एक
नेतृत्व था, काफ़ी अच्छा नेतृत्व था। गांधी जी मानवता से संबंधित थे, उन्हीं के नेतृत्व में ही दोनों वरिष्ठ लीडर काम करते थे। नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के थे, पटेल दक्षिणपंथी विचारधारा के थे, लेकिन देश हित में विचारधारा को डाइल्यूट करते हुए उन दोनों ने साथ साथ देश के लिए काम किया। तो कहीं न कहीं विचारधारा को किनारे, देश हित में विचारधारा को किनारे करना पड़ेगा, तभी आप सकारात्मक राजनीति कर सकते हैं। मानवता सबसे ऊपर है, देश उसके बाद है, उसके बाद आप हैं। शासकीय सेवा, लेखन कार्य और फिर राजनीति, इन सभी में आप समय का कैसे समायोजन करते हैं? मैं समायोजन समय का ही करते हैं कि दिन में जो है हम अपने राजनीति के कामों में व्यस्त रहते हैं, कुछ समय निकाल करके रात को लेखन का कार्य करते हैं, और सामाजिक कार्य भी साथ साथ होता रहता है। राजनीति में अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में कि विपक्ष की भूमिका संदिग्ध रही है। समझ में नहीं आता है कि राजनीति में विपक्ष कहाँ जा रहा है। विपक्ष की भूमिका को आप किस प्रकार समझते हैं? पहली बात तो ये है कि विपक्ष है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि विपक्ष की भूमिका मतलब शासन के हिसाब से ही तय होती है। विपक्ष और सरकार या शासन अलग नहीं है। जी जी। विपक्ष एक पहलू है और सरकार एक पहलू है। मैं आपको एक पुराना उदाहरण बताऊं, जैसा आपने कहा ना कि पुरानी चीज़ भी देखे हैं। नेहरू, कांग्रेस उस समय बहुत सबल थी और कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था। जी। एक बार ऐसा हुआ कि लोहिया, शिवलाल सक्सेना, बहुत सारे विरोधी विपक्ष के नेता हार गए। जी। नेहरू ने संसद में कहा था कि मैं सलाह किससे लूँगा। जी। आखिरकार सलाह तो विपक्ष वाले ही देते हैं। जी। मेरा भी मानना है कि अगर मैं किसी संस्था में हूँ तो 60% हमारे विरोध में होना चाहिए संस्था के, और 40% ही हमारे फेवर में होना चाहिए। 60% ही हमको रास्ता दिखाएंगे। ये मेरा मानना है। आपकी पार्टी सम्यक पार्टी है और आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में। चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या कर रही है? चुनाव के लेकर हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी उसमें जो है उस पर लड़ेगी चुनाव। 425 की 425 लड़ेगी। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, हमारा 2 और पार्टियों से गठबंधन हो चुका है। गठबंधन की कार्रवाई जो है चल रही है। औपचारिक रूप से गठबंधन हो चुका है। कौन सी पार्टियाँ, वो कौन सी पार्टी? वो पार्टियाँ हैं, एक तो काशीराम बहुजन समाज पार्टी। अच्छा अच्छा। जिसकी अध्यक्ष जो हैं सावित्रीबाई फुले हैं, जो बहराइच से सांसद भी रह चुकी हैं और एमएलए भी रह चुकी। जी जी। दूसरी पार्टी है स्वदेशी एकता मंच। जी जी। इस पार्टी के अध्यक्ष जो है आलोक कुमार हैं, और ये पार्टी है आंध्रा महाराष्ट्र में काम कर रही है, वहाँ से इसकी शुरुआत है, और उत्तर प्रदेश में भी काम। सम्यक पार्टी में आपका कद क्या है अभी? अभी मैं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सुन रहे हैं श्री आर के वर्मा जी को। बलिया के मूलतः आप रहने वाले हैं और वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में सर कहते हैं कि महानगरों में रहना बहुत खर्चीला होता है। लखनऊ में आप खर्चों को किस प्रकार मेंटेन करते हैं? कुछ हमें पेंशन मिलती है जी। कुछ लड़के बिजनेस करते हैं, उनसे हेल्प मिलती है। जी जी। बाकी और कोई हमारे पास। राजनीति और लेखन में लेखन से भी हमको कुछ पैसा मिलता है। आपकी सम्यक पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। बेसिक यहाँ पर समस्याएं जानवरों को लेकर, बेरोजगारी और किसानों से संबंधित हैं। इसके बारे में आपकी पार्टी किस विचारधारा को लेकर चलती है? कैसे आखिर पार्टी काम करेगी? पार्टी की विचारधारा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसानों, मजदूरों, इन सब के
हित के लिए काम करने का इनका अपना वो है, एजेंडा है जी। और इसी पर ये काम कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छा से अच्छा काम, स्वास्थ्य में काम कैसे हो। मेरा मानना है ये टैक्स के सारे पैसे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च किए जाएं। शिक्षित आदमी जो है वो खुद का अपनी समस्या हल कर लेगा। किसानों के इसलिए, चूँकि ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों के हित में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। किसानों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बड़ा योगदान है जी। तो किसानों, मजदूरों, इनके बारे में, इनके रोजगार के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके हित में काम करने की पार्टी की मंशा है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे रूबरू होंगे और आपके पार्टी के कुछ लोगों से भी मुलाकात करेंगे कि आपकी पार्टी कितनी खरी उतर रही है और कितनी खरी उतरने लायक है। एक बार आपको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। एक नई शख्सियत के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।